बाढ़ में गरीब बहू का पेड़ और अमीर बहू की 2 मंजिल कोठी। रिया और प्रीति बाहर आंगन के अपने पेड़ पर बच्चों के लिए झूला डाल रही थी। लो बच्चों, तुम्हारा झूला डल गया। ये मम्मी, अब हम झूला झूलेंगे। पिंकी और चिंटू दोनों झूला झूलते हैं। ये कितना मजा आ रहा है झूला झूलने में। ये वैसे घर में पेड़ होने के बहुत फायदे हैं दीदी। हाँ, सही कहा तुमने। हमारा अमरूद का पेड़ बहुत हरा भरा है। इसमें हमें सर्दियों के मौसम में भी अमरूद खाने को मिल जाते हैं और अब सावन के मौसम में बच्चे मजे से झूला झूल रहे हैं। हाँ दीदी, इन्हें खेलने दो, हम अपना बाकी का काम कर लेते हैं। दोनों अंदर जाकर बाकी काम करती हैं, लेकिन शाम को बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। ओहो, बारिश आ गई। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी बर्तन रखो। हमारी छत भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से घर में पानी टपक रहा है। हाँ दीदी, हमारी किस्मत में यही है, अब बाल्टियां भर भर के खाली करनी होंगी। बारिश का मौसम तो हमारे लिए हर बार मुसीबत ही लेकर आता है। अब हमारी परेशानियों की शुरुआत हो चुकी है। हाँ माँ जी, और इसका कोई हल ही नहीं मिलता। उनका पूरा दिन भर में टपक रहे पानी को इकट्ठा करके फेंकने में ही गुजर जाता है। वहीं दूसरी तरफ, वाह, आज मौसम कितना सुहाना हो रहा है। बारिश के मौसम में तो मजा ही आ जाता है। हाँ मम्मी जी, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म मस्त चाय पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो देर किस बात की है, जा जाकर बना ले। हाँ, पकौड़े तो मुझे ही बनाने होंगे। पायल गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती है और सभी बाहर आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेते हुए पकौड़े खाते हैं। आज तो पकौड़ों का स्वाद ही बढ़ गया। बारिश की वजह से 2 गुना स्वाद आ जाता है। लेकिन मम्मी जी, आजकल बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। बारिश का भी कुछ भरोसा नहीं होता। कब ये रुख बदल कर कहर ढाए और कब शांत हो जाए, कुछ नहीं पता। बारिश की शुरुआत में कुछ ऐसा हाल था। कुछ दिन बीतने पर, दीदी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है। आज हम खाना कैसे बनाएंगे? एक काम करते हैं, हम पेड़ के तने में पन्नी बांध देते हैं, फिर हम चूल्हे पर खाना बना लेंगे। दोनों पेड़ के पास चूल्हे को कवर करने के लिए पेड़ के तने से पन्नी बांध देती हैं। ओहो, अब लकड़ियां भी गीली हो गई। ऐसे तो खाना ही नहीं बन पाएगा। हाँ दीदी, एक मुसीबत से बचने के लिए कुछ करो तो दूसरी मुसीबत आ जाती है। कोई बात नहीं, इन्हें सुखाकर जैसे तैसे जलाने की कोशिश करते हैं। खाना बनाए बिना काम नहीं चलेगा। वो तो है ही दीदी। प्रीति और रिया को ऐसे संघर्ष करता देख पायल उन्हें देखते हुए कहती है, गरीब फटीचे कहीं के, इनके पास ढंग का एक छोटा सा घर तक नहीं है। जितना बड़ा इनका घर है उतना बड़ा तो हमारा बाथरूम है। पायल को अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। बारिश में उसे कोई परेशानी का सामना जो नहीं करना पड़ रहा था। रात को जब उसका पति नौकरी से घर वापस आता है, देखो आज मैं तुम सबके लिए ये गर्मा गर्म समोसे और चाट लेकर आया हूँ। ये पापा अब हम सब समोसा खाएंगे। लेकिन आपको बारिश में ऐसे परेशान होने की क्या जरूरत थी? आज तो बहुत तेज बारिश आ रही है और पानी भी भर रहा है। परेशानी की कैसी बात है, मैं तो आराम से अपने ऑफिस में बैठा था। मैंने अपने पियोन से बोलकर मंगवा लिया था, फिर मैं आराम से गाड़ी में घर आ गया। चलो फिर तो अच्छा हुआ। वहीं दूसरी तरफ उनके घर में तो पानी पूरा भर गया था। बाहर तो फिर भी कम पानी था, लेकिन घर में तो पूरा ही पानी भरा हुआ है। हाँ बच्चों, तुम जल्दी से पलंग पर बैठ जाओ। मम्मी, हम डूब जाएंगे। हाँ मम्मी, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं बेटा, तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हमारे आंगन में लगा पेड़ भी टूट गया है। जब पेड़ ही टूट गया तो हमारा घर कैसे बचेगा? अब हमारे घर में तो पानी भी इतना भर गया है और छत से भी पानी पहले सिर्फ टपकता था, लेकिन अब तो पूरी छत ही उड़ गई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से बाढ़ में अब उनका घर ढह चुका था और पूरा परिवार बाढ़ में डूब रहा था। तभी वहां एक बड़ा सा पेड़ का तना बहकर आता है। अरे वो देखो, वहाँ वो पेड़ का तना बहकर आ रहा है। हम उस तने पर बैठ जाते हैं तो पानी में डूबेंगे नहीं। हाँ, जल्दी चलो, वरना अगर ये तना बहकर आगे निकल गया तो इस बाढ़ से बचने का आखिरी रास्ता भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो बच्चों को जैसे तैसे गोद में उठाकर पेड़ के तने तक पहुंचते हैं और पेड़ के तने पर जाकर बैठ जाते हैं, जिससे वो बाढ़ के पानी के बहाव के साथ बहने से रुक जाते हैं। हम बच गए, लेकिन क्या हम अब इस पेड़ पर हमें रहना पड़ेगा? हाँ बेटा, हमारा घर तो बाढ़ में बह गया, तो इस पेड़ के अलावा अब हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। तो क्या अब हम खाना भी नहीं खा पाएंगे? मुझे भूख लग रही है मम्मी,
मुझे कुछ खाने को चाहिए। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। बच्चे भूख के मारे रोने लगते हैं। उन्हें देखकर उनके माता पिता भी परेशान होते हैं। जहाँ गरीब परिवार का घर ढह चुका था, वहीं दूसरी तरफ पायल के घर में कुछ ऐसा होता है। अरे इस बार तो बारिश ने कहर ला दिया है। हमारे तो पूरे फर्स्ट फ्लोर में पानी भर गया। हमें जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए, वहीं हम बाढ़ से बच सकते हैं। हाँ, जल्दी चलो। सभी सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। शुक्र है हमें यहाँ पर आकर अब चैन मिलेगा। अच्छा है हमारा घर इतना बड़ा है और 2 मंजिला है, जिसकी वजह से हम बाढ़ से बच पा रहे हैं। मुझे तो बाकी लोगों पर तरस आ रहा है, जिन बेचारों का घर बाढ़ में ढह गया होगा। हमें उन पर तरस खाकर क्या करना है, हम बच गए ना, वही बहुत है। वो अपना खुद देख लेंगे। कितनी कठोर दिल की है तू। तो क्या अपने घर को ही धर्मशाला बना दे हम? पता नहीं कितने लोग वही होंगे बाढ़ में। वहीं दूसरी तरफ गरीब परिवार का ध्यान सामने के पेड़ की तरफ जाता है। क्यों ना हम सामने के उस पेड़ तक चले जाएं? उस पेड़ पर चढ़कर हम आराम से बैठ सकते हैं। हमें छोटी छोटी टहनी इकट्ठी करनी होंगी ताकि उनके सहारे चप्पू चलाकर उस पेड़ तक पहुंच जाएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं। बाढ़ के पानी में जो छोटी छोटी टहनियां बहकर आई हुई थी, वो उन्हें इकट्ठा करते हैं और उनके सहारे पानी में चप्पू चलाते हैं। लेकिन टहनियां छोटी होने की वजह से पेड़ का तना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हमें थोड़ी और कोशिश करनी होगी। हम इन टहनियों को तेज तेज पानी में चलाते हैं। बच्चों, तुम भी थोड़ी और कोशिश करो। वो पानी में तेज तेज टहनियों को चलाते हैं और जैसे तैसे करके सामने के पेड़ तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं और एक एक टहनियों पर बैठ जाते हैं। देखो, यहाँ इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल हैं। तुम फल तोड़ लो, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ खाने को तो मिलेगा। मैं फल तोड़ता हूँ। सभी फल तोड़कर खा लेते हैं। पायल सबसे ऊपर छत पर आकर देखती है कि रिया का परिवार उसके घर के बगल वाले पेड़ पर ही आकर बैठा हुआ था। ये फटीचर लोग मेरे घर के पास आ गए। अभी नहीं अच्छा सबक सिखाती हूँ। पायल पानी की बाल्टी भरकर लाती है और उनके ऊपर डाल देती है। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर के पास तुम जैसों की जगह नहीं। देखो, हमारा घर ढह चुका है, हमारे पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब बस ये पेड़ ही हमारा एकमात्र सहारा है। तो मैं क्या करूँ? कोई और सहारा ढूंढो जाकर। हम इस बाढ़ में ऐसे कैसे कहाँ जा सकते हैं? हम डूब जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? वो तुम्हारी सिरदर्दी है। तभी रजत की नजर पायल के मकान पर जाती है, जिसमें बहुत बड़ी दरार आई हुई थी। देखिए, इनके घर में भी दरार आ रही है। आपको अपना घर खाली करना होगा, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मुझे सब पता है, तुम चिढ़ की वजह से ये कह रहे हो, लेकिन हमारा घर बहुत मजबूत है, इसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर पायल चली जाती है। कुछ समय बाद क्यों ना हम इस पेड़ पर छोटा सा रहने लायक घर बना लें? कब तक आखिर इस पर ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ दीदी, ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। सभी मिलकर उस पेड़ पर छोटा सा रहने लायक इंतजाम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू का घर भी दरार आने पर ढह जाता है। अब हम क्या करें? हम भी बेघर हो गए। हमें इस पेड़ के तने पर ही रहना होगा। आखिर कब तक? ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। गरीब परिवार उन्हें बाढ़ में तने पर बैठाते दिखता है, जिसके बाद गरीब परिवार उनकी मदद करता है और उन्हें अपने पेड़ के ऊपर बने घर में थोड़ी सी जगह देता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमें ही मुसीबत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब हमेशा रिया और पायल एक दूसरे की मदद किया करते हैं। सोच रही हूँ अब अपने छोटे बेटे की शादी भी कर दो। जी माँ जी, सही सोच रही हैं। अरे भैया की शादी की बात चल रही है और मुझे इन्वॉल्व भी नहीं किया आप लोगों ने। देख रही हो आरती, कैसे माँ जी के सामने उनकी बेटी टाइट जीन्स और टी शर्ट में घूम रही है। अगर हमारा घूंघट 1 इंच इधर से उधर हो जाता तो हमारे पुराने ख्यालातों वाली सास हल्ला काट देती है। तभी वहाँ आता मनोज अपनी माँ की बात सुनकर। कि क्या माँ, मेरी शादी की बात चल रही है और मुझे ही इन्वॉल्व नहीं किया गया इस कॉन्वर्सेशन में। वैसे माँ, मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। ऐसे कैसे नहीं करेगा? तेरे तीनों बड़े भाई ने भी मेरे पसंद से शादी की है, तू भी करेगा। तीनों भैया की बात कुछ और थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो लड़की दिल्ली की है, एजुकेटेड है, और अगर आपने मेरी शादी उस लड़की से नहीं कराई तो मैं घर छोड़ के दिल्ली चला जाऊंगा। रुको, घर छोड़कर जाने की बात मत करो, वरना हमारे खानदान की बेइज्जती हो जाएगी। तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है ना? ठीक है, उसी से करो। और रही तौर तरीकों की बात, तो वो तो उसे घर की तीनों बहुएं भी सिखा देंगी। अब उर्मिला अपने बेटे की शादी पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की से करवा देती है।
अगले दिन सुबह 4 बजे तीनों ही बहू दिशा का दरवाजा खटखटाती हैं। ओह गॉड, इस वक्त कौन पागलों की तरह दरवाजा खटखटा रहा है? आंखें नहीं खुल रही हैं, दरवाजा क्या खोलूं? अब दिशा शॉर्ट नाइटी पहने दरवाजा खोलती है, जिसे देख तीनों बहू अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती हैं, अरे भैया, ये क्या पहन रखा है देवरानी जी? आपके पास पूरे कपड़े नहीं थे क्या? पहले तो अपनी आंखों से ये हाथ हटाइए। और ये नाइटी है जिसे रात को पहनकर सोते हैं। क्या ये नाइटी क्या होता है? हम तो ऐसे ही भारी भरकम साड़ी और गहनों में लदकर सोती हैं। अरे तुम ये सोने और उठने की बात बाद में करना, अभी टाइम निकलता जा रहा है। देवरानी जी नहा धोकर रसोई में आ जाइए, 6 बजे तक सब नाश्ता कर लेते हैं। 6 बजे? हो उफ, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। अच्छा मैं आती हूँ। अब दिशा नहाकर डिजाइनर साड़ी पहनकर हॉल में आती है। जेठानी जी कहाँ हैं आप? मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ। दिशा जेठानी को बुला रही होती है कि इतने में उसकी सास उर्मिला वहां पहुंचती है और दिशा को ऐसे स्टाइलिश साड़ी में देखकर कहती है, ये सब क्या है बहू? शादी का पहला दिन है ससुराल में तेरा, और तू बिना साज श्रृंगार के घूम रही है। तेरे शरीर के गहने, मांग में लंबा चौड़ा सिंदूर, जड़ी कोटे की साड़ी, ये सब कहाँ है? मम्मी जी, ये सब तो पुराने जमाने के लोग करते थे, अब तो मॉडर्न हो गए हैं हमारी सोसाइटी वाले, और हम भी। ये सब अब कौन करता है? तभी वहां पर कोमल आती है। भाभी, सोसाइटी कितनी भी मॉडर्न हो जाए, पर हमारे घर की बहुएं 24 घंटे हैवी साड़ी और भारी भरकम गहनों में रहती है। भाभी, आप लोगों ने इन्हें कुछ बताया नहीं अभी तक? हम बताने ही तो आए थे। चलो चलो दिशा, अब तुम्हारा साज श्रृंगार कर देते हैं। अब दिशा अपनी जेठानी की तरह हैवी साड़ी, लंबा लाल सिंदूर, घूंघट पहने, गहने पहनकर आती है। अब लग रही हो ना तुम रजवाड़ी परिवार की बहू। अब इसी तरह तुम हमेशा भारी साड़ी और गहने में लदी रहना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा मॉडर्न रहन सहन नहीं चलने वाला। जी मम्मी जी। अब तीनों ही जेठानी अपनी मॉडर्न देवरानी को रसोई घर में लेकर आती हैं, जहां मिट्टी की रसोई, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी, सिलबट्टा, ओखली, लकड़ी का पटरा, मिट्टी के बर्तन होते हैं। ओह माय गॉड, इतने बड़े आलीशान कोठे की रसोई मिट्टी की है। ऐसा क्यों जेठानी जी? अब जो है यही है देवरानी जी। मैं जानती हूँ आप मॉडर्न है, पर आपका ससुराल वो पुराने जमाने का है, इसलिए यहाँ की रसोई भी मिट्टी वाली है। ये लीजिए देवरानी जी, आपकी पहली रसोई है, इसलिए पहले आपको रसोई गोबर से लीपना होगा, फिर खाने के पकवान बनाने होंगे। जी 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 जी, इस गोबर को मैं हाथ से ना छूऊं, so unhygienic. How can I do this? कोई और दूसरा तरीका नहीं है क्या? दूसरा कोई तरीका नहीं है देवरानी जी, और 5:30 हो गए हैं। 6 बजे तक नाश्ता तैयार करना है, जल्दी कीजिए। अब दिशा नाक बंद करके रसोई गोबर से लीपती है और चूल्हे को मिट्टी से। उसके बाद लकड़ियां जलाकर पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगाती है। अरे बहू, इतनी सारी थालियां क्यों सजा दी है एक बार में? सब नहीं खाएंगे अभी बहू, सबसे पहले घर के पुरुष खाएंगे, और उनके खाने के बाद उनकी झूठी थाली में हम सारी औरतें खाएंगी। अरे माँ जी, अब खाने में भी रूल रेगुलेशन, और इतनी मुश्किल से चूल्हे पर इतनी गर्मी में पसीना बहाकर खाना बनाया, और हम नहीं खाएंगे और ये पुरुष लोग। चलो ये फिर भी हैंडल हो जाएगा, पर हम इनकी झूठी थाली में क्यों खाएं? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो इनकी झूठी थाली में खाएं? हमारे ससुराल में ऐसा ही होता है देवरानी जी। चलिए अब पुरुषों का खाना लगा दीजिए। अब चारों ही बहू पुरुष को खाना खिलाती हैं और उनके उठने के बाद उनकी झूठी थाली को उठाकर नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाती हैं। अगले दिन माँ जी, रसोई में साग सब्जी खत्म हो रही है, हम चारों देवरानी जेठानी जाकर बाजार से सब्जी ले आए। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर की बहू घर की दहलीज से बाहर पैर नहीं रखती। जो भी साग सब्जी आती है वो घर के पुरुष ही लेकर आते हैं, इसलिए तुम जाओ आंगन से धनिया टमाटर तोड़कर चटनी बना लो सिलबट्टे पर पीसकर, और दाल रोटी भी। जेठानी जी, मुझे तो नहीं पता था कि मेरा ससुराल इतने पुराने जमाने का है कि मैं अपनी मनपसंद की सब्जियां भी लाकर नहीं खा सकती। मायके में तो ऑनलाइन खाना मंगाकर खा लेती थी मैं। मेरे तो पापा का रेस्टोरेंट था, जब मर्जी हो जब मन करता था वो खाती थी, और जब से ये पुराने जमाने की ससुराल में आई हूँ, अपनी पसंद की एक कप चाय भी बनाकर नहीं पी पाती मैं। सही कहा, माँ जी की इस पुरानी सोच ने तो हम सबको कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। कठपुतली।
तभी एक दिन दिशा अपनी नंद को कॉलेज से आता देखकर रात में अपनी जिठानी से कहती है, जेठानी जी, ननद जी की तरह मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। मैं भी अपनी आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। क्या क्या कहा? पढ़ाई? शादी हो गई है तुम्हारी दिशा? और हमारे इस पुराने ससुराल में शादी के बाद औरतें सिर्फ चूल्हा चौका बर्तन संभालती है, कॉपी किताब कलम नहीं। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है माँ जी मेरी बात को समझेगी। एक बार बोलकर देखती हूँ। माँ जी, मुझे आगे और पढ़ना है जैसे ननद जी पढ़ती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू बहू है और वो मेरी बेटी। बहू घर की दहलीज के भीतर ही अच्छी लगती है और बाहर नहीं। इसलिए अपने इस मॉडर्न ख्याल को यहीं आग लगाकर भस्म कर दे। इस रात दिशा बहुत दुखी और खुद को अकेला महसूस करती है अपने ससुराल में, जिसके बाद वो ये सारी बातें अपने पति से कहती है। मैं क्या करूं दिशा, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब भी हम लोगों ने माँ से कुछ भी कहा है तो उन्होंने हर बार हमें मरने की धमकी दी है। इसी डर से बड़े भैया भी कुछ नहीं कहते और तीनों भाभी भी चुपचाप उनकी पुरानी सोच में ढली हुई हैं। अब दिशा ये जानती थी कि उसके साथ उसकी तीनों जिठानियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं, पर पुराने ससुराल और ख्यालात होने की वजह से वो लोग भी आगे नहीं बढ़ पाई। तभी एक दिन दिशा ऑनलाइन चुपचाप अपने ससुराल में किताब मंगाती है। देवरानी जी, हम पढ़ तो रही हैं, पर माँ जी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। अब जिसका डर था वही होता है। चारों बहू के साथ उर्मिला अपनी बहुओं को पढ़ते लिखते देख लेती है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे हमारे घर की बींदड़ी पढ़ना लिखना चाहती है। चलो, बहुत पढ़ लिख लिया तुम चारों ने। लाओ इधर दो अपनी पुस्तकें। अब उर्मिला सभी पुस्तकों में आग लगा देती है। घर की बींदड़ी हो तो बींदड़ी की तरह रहो, बेटी की तरह हवा में उड़ने की कोशिश मत करो। उर्मिला के जाने के बाद चारों बहुओं की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी डबडबाई आंखों से जली पुस्तक की राख उठाकर कहती है, ऐसे पुराने जमाने के ससुराल में जीने से तो अच्छा है हम मर ही जाते। अब चारों ही बहू घर के काम काज, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना इसमें लगी रहती हैं और सास ससुर की सेवा करती हैं। वहीं उनकी नंद आराम से घर आती, बाहर का खाना खाती, घूमती फिरती, मौज की जिंदगी जीती। ऐसी कुछ समय गुजरता है और एक दिन घर में कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज आते हैं हाथों में डॉक्यूमेंट्स लेकर। हाजी बाही साहब, कौन है आप? किससे मिलना था आपको? जी, हमें श्रीमती दिशा जी से मिलना था। उन्होंने अपने ग्रेजुएशन में टॉप किया है। हम उनकी मार्कशीट और स्कॉलरशिप लेकर आए हैं। पर हमारे घर की बिंदनी तो पढ़ती लिखती नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप एक बार अपनी बहू से पूछ कर देखिए। तभी वहां पर अपनी चारों जिठानियों के साथ घूंघट में दिशा आती है। जी कहिए, मैं ही श्रीमती दिशा। ये लीजिए दिशा जी, स्कॉलरशिप। आप अपने कॉलेज में टॉप की हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आपको आगे की पढ़ाई के पैसे भी मिले हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के जाते ही सारा घर दिशा के चारों तरफ आकर खड़ा हो जाता है। अरे दिशा, तुमने पढ़ना लिखना कब से शुरू किया? तब से जब से माँ जी को लगता था कि घर की बिंदनी सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है। पर आज माँ जी समझ गई होगी कि घर की बिंदनी घर के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है। माँ जी ने तो लाख कोशिश की हमारे सपनों को तोड़ने की, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और देखिए माँ जी, आज आपकी बिंदनी ने कॉलेज टॉप किया है। आप क्या करेंगी? आप कॉलेज में आग लगा देंगी या अपनी बिंदनी को? माफ कर दे बहू, माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने पुराने सोच विचार के कारण तुम लोगों की भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाया। पर आज मुझे सच में बहुत खुशी है कि मेरी बिंदनी ने टॉप किया है, मेरे इतने अत्याचारों के बाद भी। इसलिए आज से मैं अपने सभी पुराने जमाने की सोच को इस चौखट से बाहर करती हूँ। आज से मेरी सभी बिंदनी को खुलकर जीने का हक है। इस दिन के बाद से पुराने ससुराल की सभी बहुएं चैन की सांस लेती हैं और अब वो अपनी पसंद के कपड़े, खाना पीना, पढ़ना लिखना सब कुछ खुलकर करती हैं।